दुनिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब इत्तेफाक हैं जिन पर आपको यकीन नहीं होगा। दोस्तों, हम सभी कभी न कभी कुछ अजीबोगरीब इत्तेफाकों से गुजरे ही हैं। किसी दोस्त के साथ जन्मदिन साझा करने से लेकर छुट्टी के दौरान किसी जान पहचान के इंसान से टकराने तक। लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मानव इतिहास के इन चौंकाने वाले इत्तेफाकों के सामने कुछ भी नहीं है। तो जरा अपनी सांसें थामे रखिए, क्योंकि हम अब तक के कुछ सबसे ऐतिहासिक संयोगों पर एक नजर डालने वाले हैं। दुनिया का किस्मत वाला बदकिस्मत आदमी सुटोमू यामागुची 6 अगस्त 1945 के दिन हिरोशिमा में एक आम बिजनेस ट्रिप पर थे। लेकिन तभी उनके दिन ने अचानक एक घातक मोड़ ले लिया, जब उसी वक्त अमेरिका ने जापानी शहर पर परमाणु बम गिरा दिया। ग्राउंड जीरो से 2 मील की दूरी पर खड़े सुटोमू के ऊपर का आसमान एक तेज रोशनी में पूरा छुप गया और वो अपने शरीर को झुलसाने वाली तेज गर्मी की लहर से बचने के लिए खाई में कूद गया। चमत्कार देखिए कि वो बच गया, लेकिन उस तबाही से बाकी लगभग 8 लाख लोग नहीं बच पाए। घायल जले हुए और परिवार से मिलने के लिए बेताब सुटोमू घर की ओर चल पड़े। 3 दिन लग गए, पर वो कामयाब रहा। भारी जलन और पट्टी बंधे होने के बावजूद वो 9 अगस्त को काम पर लौटा। उसके मालिक ने पूछा कि ये कैसे हुआ, पर वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि एक बम पूरे शहर को मिटा सकता है। सुटोमू सब कुछ समझाने वाला था कि अचानक बाहर वैसा ही दूसरा जोर का धमाका हुआ। सुटोमू और उनके सहयोगी जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि उनके ऑफिस की खिड़कियां चकनाचूर होकर बिखर गई थी। और जरा उनकी बदकिस्मती और इत्तेफाक देखिए कि उनका ऑफिस नागासाकी में स्थित था। हाँ, उसी जगह जहां दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। पर एक बार फिर सुटोमू बच गया। वो तुरंत इमारत से अपनी पत्नी और बेटी की खबर लेने के लिए भाग गया। वहां जाकर उसने देखा कि वहां घर की जगह सिर्फ मलबा ही था, लेकिन किस्मत का ट्विस्ट अभी बाकी था। वे दोनों बच गए थे। उसकी पत्नी सुटोमू के लिए ही दवाई खरीदने बाहर गई थी और जैसे बम गिरा, वो अपने बच्चे को लेकर पास की एक सुरंग में छुप गई। तो हिरोशिमा में घायल होकर सुटोमू ने इत्तेफाक से नागासाकी में बसे अपने परिवार की जान बचा ली। हालांकि उसे रेडिएशन से खासा नुकसान तो हुआ, पर वो तीसरी बार मौत को चकमा देकर 93 साल तक जिंदा रहे। पता नहीं यार, ये उस दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान है या फिर सबसे बदकिस्मत। ड्रैगन का रास्ता। दुनिया के हर कोने में ड्रैगन की कहानियां और काल्पनिक किस्से हर संस्कृति में पाए जाते हैं। चीन की 5000 साल पुराने पंखहीन नागों की उड़ने की कहानियों से लेकर ईरान के अजदाह तक कहते हैं कि ये बड़े सांप लगभग 1000 साल पहले पृथ्वी, वायु और समुद्र में रहते थे। मध्य मैक्सिको में 1200 के दशक में महान पंख वाले नाग क्वेट्ज़ालकोट को भी इसी तरह डिपिक्ट किया गया था। यहाँ तक कि यूरोप के लोक कथाओं में भी पंख वाले इन जीवों का जिक्र है, जो सांप से ज्यादा छिपकली जैसे दिखते हैं। आग उगलते और चमकदार कवच पहने वीरों को डराते थे। ऐसा 1260 के दशक में था। लेकिन जरा ध्यान दें, ये मिथ्स दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग समय पर उभरे, जो कि व्यवहारिक रूप से एक दूसरे से अलग थे। तो जरा रुक जाइए, उन जीवों की एक जैसी कहानियां और चित्रण कैसे हो सकते हैं जो असल में मौजूद ही नहीं है? ये एक एपिक संयोग है भाई, जैसे कि ये ड्रैगन सच में मौजूद हो। हालांकि इस बात पर बहुत सी अटकलें लगाई जाती हैं, पर इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। कुछ कहते हैं कि प्राचीन लोगों को डायनासोर के फॉसिल्स मिले होंगे, तो उन्होंने इसकी अपीयरेंस के कयास लगाए होंगे। क्योंकि जब आप इनमें से कुछ के कंकाल अवशेषों को देखते हैं, जैसे कि टीरेक्स या डिप्लोडोकस, तो आपको उन प्राचीन चित्रणों में बहुत सी समानताएं दिखाई दी। कुछ ये भी कहते हैं कि वे असली जानवरों से प्रेरित हैं, जैसे कि इंकान अमूर में लगभग लामा जैसी खूबियां हैं, जबकि एपेप जो कि इजिप्शियन नील नदी का पौराणिक सांप है, खूबियों में मगरमच्छ और ईल जैसा है। पर जो भी हो, ड्रैगन दुनिया भर में आधुनिक संस्कृति के बड़े हिस्से के रूप में बने हुए हैं। हाल ही में 2017 में चीन के एक प्रैंकस्टर ग्रुप ने इस कथित ड्रैगन की हड्डियों को खेत में रख दिया। हड्डियां जिनकी लंबाई 60 फीट थी, शायद भेड़ या गायों की थी, लेकिन कुछ लोगों को यकीन था कि असली ड्रैगन की है। ड्रैगन में विश्वास करने की ऐसी इच्छा और उत्सुकता सामान्य नहीं है। ऑनलाइन देखें और आपको असली ड्रैगन देखने का दावा बहुत सी वेबसाइट्स में मिल जाएगा, चाहे वे साइबेरियन बर्फ में दबी हों या आसमान मुड़ रही हों। जी हाँ, बता दूंगी, ये सभी असल में फिल्मों की VFX क्लिप्स या प्रॉप्स ही हैं। लेकिन इस मिथ को पूरा खत्म करने में अभी भी बहुत वक्त लगेगा भाई। आप जानते हैं कि एकदम रियल क्या है? जी हाँ, वो लाइक और सब्सक्राइब बटन। मुझ पर यकीन नहीं होता तो उन्हें खुद दबा कर देख लो भाई। दबा दिया? बढ़िया। तो देखें आगे क्या अजीब संयोग मिलता है। हेली की चित्रलिपि। प्राचीन मिस्र की सभ्यता जितनी आकर्षक है, उतनी ही रहस्यमय भी है, और पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स इसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। हाल ही में चित्रलिपि के इस सेट की खोज की गई, जिससे सबका दिमाग चकरा गया। ये मिस्र के एबाइडोस में फिरौन सिटी के मंदिर के ऊपर देखा गया। इस प्राचीन लेखन में एक हेलीकॉप्टर, एक विमान और भविष्य के विमान जैसी चीजें खोजी गई। पर यह ध्यान में रखते हुए कि पहला सेट लगभग 3000 साल पुराना है, तो भाई इसके कोई सेंस ही नहीं बनती। तो क्या भविष्य के यात्रियों को प्राचीन मिस्र में हेलीकॉप्टर में टाइम ट्रेवल करके ऐसा शो ऑफ करने की सूझी थी, या फिर बाप रे ये एलियंस का काम था? खैर, इस चित्रलिपि से मचे बवाल के बावजूद दोस्तों, इस बात की एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है। आप जानते हैं कि प्राचीन मिस्र में चित्रलिपि को फिर से तलाशना आम बात थी, खासकर जब एक नया फिरौन सत्ता में आए।
इस मामले में ये मूल नक्काशी सेटी के एक शासनकाल में बनाई गई थी, लेकिन बाद में रामसेस द्वितीय के शासनकाल में इसे प्लास्टर में ढककर नई नक्काशी की गई। फिर समय के साथ प्लास्टर गिरकर नीचे की मूल इंस्क्रिप्शन को उभारता रहा। इस वजह से दोनों मिक्स हो गई और जरा इत्तेफाक तो देखिए कि वो बिल्कुल आधुनिक वाहनों की तरह दिखने लगे। यार शुक्र है कि ये कारनामा उन हरे छोटे इंसानों का नहीं है। अरे अब उतार भी दो वो टिन वाली टोपियां। राष्ट्रपतियों का शाप। मैं अंधविश्वासी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ इतना अजीब हो जाता है कि मैं फिर से सोच में पड़ जाता हूँ, इस टिप्पे क्यूनो की शाप की तरह। क्या कहा? किसका शाप? अच्छा तो ध्यान से सुनो। 1840 और 1960 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी 7 राष्ट्रपति जो कि 0 पर खत्म होने वाले सालों में चुने गए थे, उनके ऑफिस में मृत्यु हो गई। और ये 120 साल का लंबा पैटर्न है। ये घटना इतनी अजीब थी कि लोगों को यकीन हो गया कि ये एक शाप है, और उस शाप की जड़ें बहुत ही पुरानी है। 1800 के दशक की शुरुआत में हाल ही में गठित संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार पश्चिम की ओर हो रहा था। हालांकि मूल अमेरिकी जो हजारों सालों से उस भूमि पर रहते थे, उन्होंने इसका विरोध करने के लिए एक संघ का गठन किया, जिसका नेतृत्व सरदार टेकुमसेह ने किया। उसने और उसके भाई तेनस को वातवा जो भविष्यवाणी करता था, उसने एंडेवर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन 1811 में वे टिप्पे की लड़ाई हार गए, एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी विलियम हेनरी की फौज के हाथों। टेकुमसेह की मृत्यु के बाद वो उभर नहीं पाए और कहते हैं कि तेनस को वातवा ने हैरिसन को एक शाप दे डाला। 29 साल बाद 1840 में हैरिसन 9वें राष्ट्रपति बने, लेकिन इसके 1 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सभी राष्ट्रपति जो 0 पर खत्म होने वाले साल में चुने गए, उनकी ऑफिस में मृत्यु हो गई, और सभी 20 साल के अंतराल पर। इसलिए जब रोनाल्ड रीगन ने 1980 में भार संभाला, JFK के 20 साल बाद वो इस तथाकथित शाप के बारे में जानते थे। उनकी पत्नी नैन्सी रीगन जाहिर तौर पर इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने अपने पति की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए कई ज्योतिषियों को काम पर रखा, और लगता है कि इसका असर हुआ भी, क्योंकि हत्या के एक प्रयास के बावजूद रीगन अपनी दोनों टर्म्स में बच गया, और इस तरह उस लंबे शाप का खात्मा हुआ। बेशक असल में ऐसा कोई अभिशाप नहीं था, लेकिन ये इत्तेफाक तो बहुत ही जानलेवा निकला मेरे भाई। मिनेज मैडनेस। अगर आप कॉमिक बुक के शौकीन हैं तो आपने शायद डेनिस द मिनेज के बारे में सुना होगा। वो शरारती पर अच्छे स्वभाव वाला बच्चा जो अमेरिकी चित्रकार हैंक केचम की देन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और ब्रिटिश कॉमिक बुक कैरेक्टर है जिसे डेनिस द मिनेज कहा जाता है? यकीन नहीं होगा, पर ब्रिटिश डेनिस जो कार्टूनिस्ट डेविड लॉ ने बनाया था, वो भी बहुत ही शरारती। और एक और कमाल की बात बताऊं, दोनों कॉमिक्स को पहली बार ठीक एक साथ एक ही दिन रिलीज किया गया था। जी हाँ, US डेनिस और UK डेनिस दोनों पहली बार 12 मार्च 1951 को अपने अपने देशों में दिखाई दिए। पर रुकिए, ये महज कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है ना? कोई तो कोई कनेक्शन होगा, है ना? जी नहीं, गलत। शुरुआत के लिए बता दूं कि एक ही नाम वाले पात्रों से कुछ हासिल नहीं होना था। जो हासिल हुआ तो वो थी पढ़ने वालों की कंफ्यूजन। इसके साथ ही 1950 के दशक में इंटरनेट भी नहीं था, तो बीच के महासागर को पार करके केचम चाहकर भी एक दूसरे का आइडिया चुरा नहीं सकते थे। ये नामुमकिन था। स्पूकी। असाधारण तस्वीर। पुरानी तस्वीरों को देखना नॉस्टैल्जिक, शर्मनाक या ब्रिट्स एमी मेडन और निक व्हीलर जैसे एकदम आश्चर्यजनक हो सकता है। 2014 में ये जोड़ा शादी करने के लिए तैयार था और निक के दादा दादी के घर एक पुराने फोटो एल्बम के मजे ले रहे थे। लेकिन तभी इस तस्वीर पर नजर जाते उनके होश उड़ गए। ये सामने निक है और उसके पीछे बाई ओर है एमी। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो सुनिए। ये दोनों तस्वीरें लेने के 11 साल बाद तक नहीं मिले थे। जी हाँ, संयोग से भविष्य के जोड़े एक ही समय में बचपन में एक ही समुद्र तट पर मौजूद थे, एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर। हालांकि एमी पास ही में रहती थी, पर निक और उसका परिवार छुट्टी पर थे, जिससे ऐसे संयोग की संभावना और भी कम थी। अब ये पति पत्नी उस जगह से बस 1 मिनट की दूरी पर रहते हैं जहां वो फोटो ली गई थी, और ये अजीब संयोग प्रूव करता है कि ये सोलमेट्स हैं। या फिर हो सकता है कि उनमें से कोई एक साइको स्टॉकर था भाई। शेक्सपियर का भजन। आप सभी विलियम शेक्सपियर को तो जानते होंगे, अजी वही फेमस ब्रिटिश के नाटककार। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने बाइबल का एक भाग भी लिखा था? ठीक है, मैं मानता हूँ मैं अब सच्चाई को जरा तोड़ मरोड़ रहा हूँ, लेकिन एक अजीब इत्तेफाक की वजह से सच में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये एकदम सच है। ध्यान दीजिए, शेक और स्पीयर शब्दों में 4 स्वर और 6 व्यंजन है ना? तो इन्हें एक साथ लिखने पर वो 46 जैसा दिखता है। तो 1902 में किसी बेवकूफ व्यक्ति ने फैसला किया कि क्यों ना बाइबल के 46 भजन को देखा जाए, वहां शायद कुछ दिलचस्प मिल जाए। आपको यकीन नहीं होगा, पर उसे वहां सचमुच कुछ मिला। अगर आपके पास किंग जेम्स की बाइबल पड़ी है तो भजन 46 पर जाएं। अब शुरुआत से 46वें तक गिने, वहां मिलेगा शब्द शेक। और अगर आप भजन के अंतिम शब्द से पीछे की ओर गिनते हैं तो वहां 40वां शब्द मिलेगा स्पीयर। ओ तेरी, एक बात और, किंग जेम्स की बाइबल वर्जन का अनुवाद लगभग 1610 में किया गया था। जरा अंदाजा लगाइए कि उस समय शेक्सपियर कितने साल के थे। जी हाँ, 46। इन सभी इत्तेफाक को कुछ लोग पक्के तौर पर मानते हैं कि उन्होंने बाइबल का वो भजन लिखा है, पर मुझे इस पर यकीन नहीं होता। लेकिन सच में ये एकदम अजीब बात है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आके बताएं।
देवताओं के हैंडबैग। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान अपनी चीजें कहाँ रखते हैं? नहीं, मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उनके पास भी एक हैंडबैग है, हम इंसानों की तरह। ये बकवास जानकारी किसने दी भाई? अरे लंबे समय से मृत सभ्यताओं की प्राचीन नक्काशी ने। अच्छा भाई, ये देखो, ये लगभग 880 बीसी से चील के सिर वाले असीरियन देवता निस्रॉक हैं। वैसे असीरिया आज का आधुनिक इराक है, और एक असीरियन पंखों वाले जिन की नक्काशी है। ये प्राणी खुद देवता नहीं थे, लेकिन उनके पास ईश्वरीय शक्तियां थी। आपने देखा होगा, दोनों हैंडबैग पकड़े थे। हाँ, दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों ने अपने देवताओं को ऐसे बैग को पकड़े हुए दर्शाया है। यहाँ भी देखो, लेकिन ये नक्काशी प्राचीन मैक्सिको की है, जो असीरिया के दूसरी तरफ की दुनिया में है। हजारों साल पहले जब प्राचीन असीरियन और मायन लोग रहते थे, उनके पास एक दूसरे की भूमि की विशाल दूरी तय करने का कोई साधन ही नहीं था। तो फिर भी बिना किसी संबंध के वे हैंडबैग अभी भी दोनों सभ्यताओं की नक्काशी में कैसे मौजूद है भाई? वैसे ख्याल क्या है? खैर, इसकी कोई वजह कोई भूला हुआ टेलीपोर्टेशन डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है। ये एक थ्योरी ये है कि ये आकार ब्रह्मांड के एक साधारण चित्रण को दर्शाता है। अफ्रीका से लेकर चीन तक दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियां आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हैं और उन्हें मानते भी हैं। तो ये सेमी सर्कुलर हैंडल आकाश का हेमिस्फीयर होगा, जबकि स्क्वायर बेस पक्का पृथ्वी होगी। ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है ईश्वर जैसी आकृति को इन्हें पकड़ने की। हालांकि एक और आसान व्याख्या भी है, ये असल में चीजों को रखने के लिए सिर्फ एक बर्तन है। मेरा मतलब मैं पहली एक्सप्लेनेशन को ठुकरा नहीं रहा, फिर भी ये बहुत ही अजीब बात है कि इसके बैग का चित्रण एक जैसा दिखाई दे, जबकि बाकी पूरी नक्काशी एकदम अलग हो। पर ये सुनकर कितना मजा आता है कि भगवान भी अच्छा दिखने के लिए एक हैंडबैग लेकर चल रहे हैं। सितारे और समय, वो आपके सुपर पावर को सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। ये वाली गेम तो खेली होगी भाई। मैं तो टाइम ट्रैवल को चुनूंगा। जी नहीं, मुझे कोई गलती नहीं सुधारनी, मैं बस अतीत की एक बार बेवजह यात्रा करना चाहता हूँ। दुर्भाग्य से मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन लगता है कि कुछ लोग कर सकते हैं, दिवंगत पॉप स्टार माइकल जैक्सन की तरह। ये रहा माइकल, और पेश है 17वीं सदी के जर्मनी की एक रहस्यमय पुरानी पेंटिंग। चौंक गए ना? इसकी इकलौती एक्सप्लेनेशन बस यही बनती है कि भाई वो टाइम में वापस चले गया। लेकिन ऐसा लगता है कि एमजे कुछ 100 साल पहले जाने से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो हूबहू 3000 साल की इस प्राचीन मिस्र की मूर्ति जैसे दिखते हैं। ये मूर्ति उस युग की है जब तूतनखामेन थे। तो शायद ये पॉप का राजा उस राजा से मिलना चाहता हो। लेकिन सिर्फ एमजे क्यों? ऐसा लगता है कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। 2019 में कनाडा की पुराने सोने की खान में काम करने वाले 3 बच्चों की एक पुरानी तस्वीर वायरल हुई। अब जरा बाईं ओर की लड़की को करीब से देखें, देखी देखी लगती है ना? जी हाँ, वो एकदम थनबर्ग जैसी नजर आती है। इतनी समानता देखने के बाद सोशल मीडिया पगला गया। अब पता नहीं उसने टाइम ट्रेवल के लिए 19वीं शताब्दी की गोल्डन माइन को क्यों चुना, पर ये काम अच्छा कर रही है। बेशक सच्चाई ये है कि महज एक इत्तेफाक है, लेकिन क्या पता टाइम ट्रेवल की बात सच्ची हो। शायद मैं भी टाइम ट्रेवलर ही हूँ, पर मैंने तो आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं है ना। टाड़ा। बस्टेड बस्ट। आइए एक और नजर डालते हैं उस अजीब एमजे बस्ट पर, खास तौर से इसकी नाक पर। ये क्या? हाँ, बिन नाक की ये 3000 साल पुरानी मूर्ति कोई संयोग नहीं है। लेकिन आइए कुछ और प्राचीन मिस्र की प्रतिमाओं को देख लेते हैं। और कुछ यार, अब ये गंभीर रूप से अजीब हो रहा है। इतने सारे सिरों की नाक क्यों टूटी हुई है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है? खैर, दशकों से इतिहासकार भी ऐसा ही सोचते रहे, लेकिन इनमें से कई मूर्तियां तो अंदर थीं, जहां भी नाक के अलावा एकदम ठीक और बिल्कुल संरक्षित थीं। इसलिए बहुत से मामलों में ये नुकसान सिर्फ दुर्घटना या संयोग नहीं हो सकती। इसके बजाय इतिहासकार अब मानते हैं कि जानबूझकर इनकी नाक तोड़ी गई थी। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा जाकर उनके लिए बनाई गई मूर्ति में बस जाती है। इसीलिए डोमिनेंस के लिए शासन करने वाले फेरो पिछले प्रतिद्वंदियों की मूर्तियों की नाक तोड़ देते थे, ताकि उनकी आत्माओं का दम घुट जाए। ये भी सही है। हालांकि टूटी हुई नाक की सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें अंधविश्वासी कब्रगाह का भी हाथ है। कहते हैं कि जब लुटेरों ने फेरो की कब्र पर छापा मारा तो उन्होंने उनकी मूर्तियों की नाक भी तोड़ दी, ताकि आत्माएं कोई उनको बुरा शाप ना दे सके। अगर ऐसा है तो एमजे की उस मूर्ति की नाक उनके गुजरने से पहले तोड़ी गई या बाद में? प्रेम पत्र। आप आराम से बैठे ना? बढ़िया, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो आपके दिमाग को हिला देगी। कहानी शुरू पॉल किरोशिन नाम के एक युवा अमेरिकी से होती है। कुछ साल पहले जब पॉल ने पे करने के लिए कुछ पैसे निकाले तो उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। उनमें से एक नोट पर एस्टर नाम लिखा हुआ था। ये उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। उसने इसे मजाक में लेकर उस नोट को अपनी जेब में रख लिया और कैशियर को दूसरा नोट थमाया। उसी रात उसने उस नोट को लपेट कर एक गिफ्ट बनाया, ये सोचकर ये मजेदार सरप्राइज होगा। फिर वो एस्टर को डेट पर लेकर गया और उसे गिफ्ट दे दिया। उसे खोलने पर वो खुश होने के बजाय थोड़ा सा चौंक कर परेशान हो गई। उसने इसे एक तरफ हटाकर पॉल से कहा कि वो बाद में इसके बारे में याद दिलाए। पॉल का थोड़ा सा सर चकराया। ऐसे ही 2 साल बीत गए, पर उस नोट का कोई जिक्र नहीं हुआ। पॉल और एस्टर का रिश्ता खिल उठा और उन्होंने शादी कर ली। फिर एक दिन अपार्टमेंट की सफाई करते वक्त पॉल उस नोट को पाकर हैरान रह गया।
उलझन में उसने एस्टर से पूछा, और उसका जवाब आपको पागल करेगा। ये पता चला कि उसने खुद ही नोट पर अपना नाम लिखा था। कुछ साल पहले एस्टर एक रिश्ते से काफी दुखी थी और हताशा में खर्च करने से पहले उसने कुछ नोट्स पर अपना नाम लिखा। उसने दुआ की अगर कोई आदमी उनमें से एक नोट वापस ले आए तो वो उसी आदमी को अपना पति बनाएगी। इसलिए जब पॉल ने उसे गिफ्ट में लपेटा हुआ वो नोट दिया तो वो समझ गई कि वो ही उसका सोलमेट है, पर तब वो उसे डराना नहीं चाहती थी। वाह, आप सोलमेट्स पर यकीन करें या ना करें, पर ये बढ़िया था गुरु। जरा देखूं कि मेरे नोट्स पर किसका नाम है भाई। 7 सिर वाली मिस्ट्री। 2016 में एक अजीब तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई। इसमें चट्टान में उकेरा गया वो रहस्यमय 7 सिर वाला चित्र था जो लगभग 5000 बीसी पुराना था। ये नक्काशी उस सांप देवता के रूप जैसी थी जो साइबेरिया में मशहूर है, जो कि अजीब नहीं है जब तक आपको ये पता नहीं चलता ये सांप देवता प्राचीन साइबेरियाई संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्राचीन मैक्सिको में दुनिया की दूसरी तरफ वे चिकोमेकोटल नामक देवी की पूजा करते थे, जिसका मतलब 7 सांप होता है। क्या पता ये प्राचीन मैक्सिकन नक्काशी जो साइबेरियाई वाली जैसी है इसकी ही इमेज हो, और हजारों मील दूर भारत में लोग अभी भी हिंदू सर्प देवी मनसा की पूजा करते हैं जिन्हें अक्सर चित्रित किया जाता है। जी हाँ, 7 सांप से ही, लेकिन इन संस्कृतियों में हजारों सालों का डिफरेंस है और ये एक दूसरे से काफी दूर भी हैं। तो उनके पास इस तरह के समान धार्मिक प्रतीक कैसे हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक संयोग है? ये हम ये कभी नहीं जान सकते। हालांकि हम ये जानते हैं कि दुनिया भर के प्राचीन लोगों द्वारा सांपों का सम्मान किया जाता था। वे घातक रेशमे हैं और अपनी त्वचा को हटाने की अनोखी क्षमता भी रखते हैं। प्राचीन सेमाइट्स और मेसोपोटामिया के लोग इसे अमर होना, जबकि हिंदुओं ने इसे एक पुनर्जन्म जैसा माना। मूल रूप से सांप बहुत ही शक्तिशाली होने के लिए फेमस है, जिससे समझ आता है कि उन्हें भगवान क्यों माना जाता है। पर यह 7 सिर एक अजीब पहेली बना हुआ है। पर इंसानों का 7 नंबर के साथ एक अजीब लगाव रहा है, चाहे वो धर्म हो, मिथ हो या अंधविश्वास। 7 नंबर की तलाश करें और ये आपको हर जगह मिलेगा। प्राचीन दुनिया के 7 अजूबे, इंद्रधनुष में 7 रंग, सप्ताह में 7 दिन, इसलिए हम इसे महत्वपूर्ण चीजों से जोड़ते हैं। इसलिए सांपों के प्रति सम्मान और 7 नंबर का प्यार शायद कोई समझा पाए कि इतनी प्राचीन संस्कृतियों में 7 सिर वाले नाग देवता क्यों थे, या तो फिर स्नेक पीपल असली हैं। युद्ध के तुरही। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 20वीं सदी के 3 अलग अलग युद्ध उस प्राचीन तुरही के कारण हुए जो कि तूतनखामेन की थी? आप कहेंगे कि मैं पागल हूं, लेकिन ये सुनो, जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने पहली बार 1922 में तूतनखामेन के मकबरे की खोज की तो उनको वहां पर दफन 2 तुरहियां मिली, एक तांबे की और एक चांदी की। मूल रूप से उनका उपयोग सैनिकों को युद्ध में बुलाने के लिए होता था, पर वो हजारों साल से बंद थी, जब तक कि कार्टर उन तक नहीं पहुंचे, और वो 17 साल बाद भी बंद रही, जब तक कि रेडियो प्रस्तोता रेक्स कीटिंग ने उनके बारे में नहीं सुना। उसने एक रिसर्च प्रसारण में उनका उपयोग करने की रिक्वेस्ट की और उसे इसकी मंजूरी मिल गई। 1939 के वसंत में कीटिंग के शो के एक तुरही वादक ने दर्शकों के लिए एक राग बजाने के लिए इस तुरही का इस्तेमाल किया। यह गंभीर गलती थी। उसी वर्ष बाद में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और हम सभी उसके विनाश के बारे में जानते हैं। फिर तुरहियां मिस्र के म्यूजियम में चली गईं, जहां वे 28 वर्षों तक मौन रहीं। लेकिन 1967 में एक कर्मचारी ने चांदी की तुरही में फूंक मारी, जिसकी प्रतिक्रिया में मिस्र और इजराइल एक क्रूर जंग में गिर गए, जिसे 6 दिवसीय वॉर कहते हैं। हालांकि उसमें 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद तुरही 23 और वर्षों के लिए फिर से चुप हो गई, लेकिन फिर उनकी चुप्पी तोड़ी गई और जब अगली बार बजाया गया तो 1990 में युद्ध फिर से छिड़ गया। इस बार गल्फ वॉर, जिसमें लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। आप सोच रहे होंगे कि अब लोग वो तुरही बजाना बंद कर देंगे, लेकिन नहीं। संग्रहालय के कर्मचारियों ने 2011 में फिर से चांदी की तुरही को बजाया। पता है क्या हुआ? हाँ, इसके बाद हिंसक मिस्री क्रांति हुई। हे भगवान। तो इस सब ने कुछ लोगों को विश्वास दिलाया कि तूतनखामेन ने दोनों तुरही शापित कर दी, लेकिन असल में ये सब सिर्फ एक बड़ा इत्तेफाक लगता है। मेरा मतलब है कि दुर्भाग्य से युद्ध और विवाद हर समय ही होते हैं। फिर भी मैं तो यही चाहूंगा कि उनकी उन तुरही को कोई ना बजाए। जी हाँ, मेरा दिमाग आज बस इतनी पागलपंती के इत्तेफाक को झेल सकता है। आपको सबसे बेकार कौन सा लगा, और क्या आपने किसी ऐसे इत्तेफाक को देखा है जो कि इस वीडियो में फिट हो सके? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।